हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और पेपर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी। तो चलिए हम यूनिट 6 सोशोलॉजी के यूनिट 6 जो अर्थव्यवस्था और समाज है उसका अंतिम टॉपिक है ये। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य टॉपिक है, उसके प्रश्न हैं। तो चलिए हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक नकद रहित अर्थव्यवस्था जो नकदी की बजाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से लेन देन करते हो क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये डिजिटल अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था आधारित होती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो अंकीय संगणन और प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल इकोनॉमी को लेकर किस विद्वान ने विविध पक्षों पर चर्चा की है। तो किसने बोला था डिजिटल इकोनॉमी के लिए, डॉन टैपकॉट ने बोला था। आंसर है ए। ठीक है, हम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल इकोनॉमी बाय मेटेड एंड इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके लेखक क्या है, डॉन टैपकॉट। आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत व्यापार संचालित करने हेतु वेब, इंटरनेट या कुछ संयोजकों के माध्यम से व्यवसाय को संपन्न किया जाता है। किन के माध्यम से संपन्न किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ई व्यवसाय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अर्थव्यवस्था के घटक हैं, तो सभी अर्थव्यवस्था के घटक हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ देखेंगे तो इसका आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी लाभ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्तंभ बताना है तो ब्रॉडबैंड, हाईवे, इंटरनेट तक सबकी पहुंच, सभी के लिए सूचना, सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। कब से किया था, 2015 से। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015। नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने किस दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने जो है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में सार्थक प्रयास किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण उपयुक्त सभी क्या किया जाता है। अगर ये आपको ज़्यादा जल्दी लग रहा हो तो आप इसको दोबारा से एक बार और देख लेना, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं डाल देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, वहाँ से दोबारा पीडीएफ में से लगा के देख लीजिए। पूरी आंसर की तक डाल रखी है मैंने, तो वहाँ से आप आंसर की के सहित इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौती क्या है। आंसर है सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ये हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना पड़ेगा, पेपर संडे को ही है। नेटवर्कों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विधि से व्यापार संचालित करना कहलाता है, क्या कहलाता है, ई वाणिज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निधियों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण किस दशक से प्रारंभ हुआ है। किस दशक से प्रारंभ हुआ है, तो बी, 70 के दशक से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन ई वाणिज्यिक कार्यकलापों की प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं। 15 का राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। ई वाणिज्यिक कार्यकलापों में किससे आंतरिक संचार प्रणाली संबंधित है। 16 का राइट आंसर है इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ई कॉमर्स के लाभ हैं। ई कॉमर्स के लाभ बताना है तो सभी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ई वाणिज्य की सीमाएं हैं। सीमाएं देखेंगे तो उपयुक्त सभी ही सीमाएं हैं इसकी। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय या क्रय विक्रय कहलाता है। 19 का राइट आंसर है ए, वैश्विक कारोबार कहलाता है।
नेक्स्ट देखेंगे ई वाणिज्य को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो ई वाणिज्य को 6 प्रकारों में, B2B, B2C, ठीक है, इस तरीके से। 21 का है सार्वजनिक स्वामित्व वाली बड़ी कंपनियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कारपोरेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कारपोरेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। 22 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम कंप्यूटर, ईमेल तथा इंटरनेट की सुलभता सभी राष्ट्रों तक किस रूप में है, किस रूप में है, राइट आंसर है इसका बी, सुलभता समान रूप से नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कारपोरेट्स किस इकाई के रूप में जानी जाती हैं। कारपोरेट्स जो है कानूनी इकाई के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कारपोरेट्स की विशेषताएं हैं। 25 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगी। आम जनता से लेकर अर्थशास्त्रियों तक कौन सी भ्रांतियाँ हैं। 26 का राइट आंसर है ए, ठीक है, समाज नियोजित अर्थव्यवस्था से मुक्त बाजार की ओर जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा जल्दी लग रहा हो तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगी, लेकिन मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ कि आपका जल्दी से ये ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगा सको आप, ठीक है, और टाइम है कम, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण को बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक हैं। 27 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन अवस्थित है। 28 का राइट आंसर है ए, जेनेवा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गेट के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। 29 का है सी, ए और बी दोनों, द्विपक्षीय बहुपक्षीय दोनों समझौते संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। वैश्वीकरण का प्रारंभ जो 1991 LPG नीति आई थी वहाँ से हुआ था। भारत में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न से कौन कौन से प्रभाव थे। आंसर है इसका डी, उपयुक्त सभी प्रभाव हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे नवीन वैश्विक अर्थ संस्कृति के संदर्भ में किस विद्वान ने तर्क दिया है कि सब काम पूंजीवाद है। तो ये बोला था जेमेसन ने। नेक्स्ट देखेंगे किस विद्वान ने सांस्कृतिक निगमों की अनुकूलता के संदर्भ में एंटीसिटी का वैश्वीकरण की चर्चा करते हैं। 33 का राइट आंसर है ए, थियोडोर लेविट, ठीक है। वैश्विक संस्कृति सामान्यतः किस संस्कृति को कहते हैं। 34 का राइट आंसर है बी, पश्चिमी संस्कृति को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 35 क्वेश्चन है मिश्रित संस्कृतियों में किस देश की प्रधानता मानी जाती है। 35 का राइट आंसर है ए, मिश्रित संस्कृति में अमेरिका की प्रधानता मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण की मुख्य समस्या क्या है। 36 का राइट आंसर है ए, स्थानीय संस्कृति। नेक्स्ट देखेंगे वैश्वीकरण ने विश्व भर में किस प्रकार की आवश्यकता को जन्म दिया है। 37 का राइट आंसर है ए, बनावटी। नेक्स्ट देखेंगे समाज का समस्त उपभोग किस पर निर्भर करता है। 38 का राइट आंसर है बी, आय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे उपभोग अर्थशास्त्र में मुख्यतः होता है। 39 का आंसर है ए, एक चरण होता है। नेक्स्ट देखेंगे उपभोग की सार्थकता किसके साथ जुड़ने से बढ़ती है। राइट आंसर है बी, आय से बढ़ती है। नेक्स्ट आएगा उपभोग संबंधी आय की परिकल्पना किस विद्वान ने दी। तो किसने दी थी ये, फ्रीडमैन ने, फ्रीडमैन जो थे इन्होंने दी थी, इनके नाम याद कर लेना। ए थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है। 42 का राइट आंसर है बी, फ्रीडमैन है, ठीक है। तो इन्होंने उपभोग संबंधी आय की परिकल्पना की थी, इनकी पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शंस। नेक्स्ट देखेंगे स्थायी आय किसी उपभोक्ता इकाई की औसत आय है, किसने बोला है। तो ये भी कर लेना अच्छे से, किसने बोला है ये, फ्रीडमैन ने बोला है,
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रीडमैन ने स्थायी आय के अंतर्गत परिवार के कुल धन में क्या क्या शामिल किया है? मानवीय श्रम और भौतिक श्रम धन, इन दोनों को शामिल किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस दशक में यह मान्यता बनी कि लोगों का उपभोग उसकी वर्तमान आय पर निर्भर करता है? तो किस दशक में बनी है ये? 45 का राइट आंसर है सी, 1970 में। नेक्स्ट देखेंगे, किस विद्वान ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि उपभोग वर्तमान आय पर निर्भर करता है? 46 का राइट आंसर है ए, आर.सी. वर्ड, नाम इनका अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्दर टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? 47 का राइट आंसर है बी, आर.सी. वर्ड। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी, द फर्दर टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उपभोग को माना जाता है, तो उपभोग को क्या माना जाता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से? जीवन की बुनियादी ज़रूरत। आंसर हो जाएगा ए। 49 देखते हैं, किसके अभाव में सामान्य जीवन संभव नहीं है? राइट आंसर है ए, उपभोग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत ही कोई व्यक्ति किस पक्ष पर जोर देता है? 50 का राइट आंसर है ए, सांस्कृतिक पक्ष पर। ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, वो भी 12 मिनट में। ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, देखो आपको दिखा देती हूँ पीडीएफ से आप इसमें आंसर की दी हुई है, आंसर की से मैच कर करके आप ये सारे क्वेश्चनों को हल कर लेना। ठीक है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आराम से आपकी इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये सारी पीडीएफ डालती हूँ मैं, आप वहाँ से चेक करके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं 51, किस विद्वान के अनुसार उपभोग को सुख मान लेने से हमारे चरित्र में बदलाव हो रहे हैं? 51 का राइट आंसर है ए, प्रोफेसर दुबे। नेक्स्ट देखेंगे, संस्कृतिकरण किस विद्वान की अवधारणा है? 52 का राइट आंसर है बी, एम.एन. श्रीनिवासन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, किस अवधारणा के अंतर्गत ये माना गया है कि शिष्ट समाज की जीवन शैली की नकल आम लोग बहुधा करते हैं? ठीक है, तो 53 का राइट आंसर है ए, संस्कृतिकरण के तहत करते हैं। प्रोफेसर दुबे भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति की जड़ें कहाँ खोजते हैं? 54 का राइट आंसर है डी, सामंत संस्कृति में खोजते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से किया गया कार्य कहलाता है? आंसर इसका ए, पर्यटन कहलाता है। किसी देश का पर्यटन उद्योग निर्भर करता है, काय पे निर्भर करेगा? ये सभी पर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस विद्वान ने पर्यटन को आपूर्ति और मांग के रूप में वर्णित किया है? आंसर इसका प्रोफेसर मर्फी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण के बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं, क्या कहलाता है वो? 58 का राइट आंसर है बी, विश्व पर्यटन संगठन। किस वर्ष प्रोफेसर स्मिथ ने पर्यटन स्थल को खुशनुमा बनाने पर बल दिया था? आंसर इसका 1994। आंसर है ए। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम, सामाजिक पर्यटन की संकल्पना होती है, क्या होती है? एक बड़ी छतरी की भांति या उसमें कई धारणाएं शामिल होती हैं, दोनों हैं। आंसर है सी। ठीक है, इस तरीके से 60 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम टाइम में कर लिए हैं और ये बाकी के बचे हुए आप पीडीएफ में से आंसर देख के लगा लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।